Started ना recording? सर चलो, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, कॉमर्शियल नॉलेज में ना आज हम लोग थोड़ा कंटिन्यूशन करेंगे सेम चैप्टर पे ही। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, यानी हम लोग ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को सेव करता है, बचा के रखता है ना सर। यानी सिर्फ बचाता ही नहीं है, ग्रो भी करता है। तो आज भी हम लोग ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। सिमिलरली ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ना इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान करता है, जो शायद हम लोग समझ में नहीं आता, मैंने बैकग्राउंड में छुप छुप के कर लेता है। आम आदमी को पता है इसके बारे में, सबको पता है। ईच एंड एवरीबडी इंडिया के हर कोने कोने में, चाहे वो अनपढ़ गंवारी क्यों ना हो, सबको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। बोलो सर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर, सेबी के बारे में हर कोई नहीं जानता। सेबी के बारे में हर कोई नहीं जानता। मैंने अगर मैं बोलूँ कि इंडिया के हर बंदे सेबी को समझता है तो ये बात कहना गलत हो जाएगा। लेकिन मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या फिर जिस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इसके बारे में जानता नहीं है, ऐसे लोगों का संख्या ना के बराबर है। आरबीआई तो लास्ट दिन कर चुके सर, तो फिर आरबीआई आज तो डिस्कस नहीं होगा। बोलो सर। शुभंकर, भूमिशा, ट्राई करके बताओ किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा। कॉमन सेंस में थोड़ा तुक्काबाजी कर दो। कॉमन सेंस में तुक्का भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। मानसी, बोलो सर। इंडिया के हर कोने कोने में इसके बारे में सबको ही पता है, सबको पता है। हाँ, एक्चुअली इसके नाम के बारे में नहीं पता, तो इसके काम के बारे में पता है। सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। एलआईसी के बारे में कौन नहीं जानता? हाँ सर। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बने, एक एक गांव बता दो जहां पर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है। गांव में चले जाओ, अब इंश्योरेंस एजेंट, एलआईसी एजेंट आपको भारत के कोने कोने में मिलेगा। क्या मानसी, आप लोग उधर एलआईसी एजेंट है? हाँ सर। बिल्कुल होगा, ठीक है। वो भी शायद एलआईसी एजेंट देखे जिसको पढ़ा थे। हाँ सर। इवन फैमिली मेंबर में भी होते हैं, है ना। मेरे फैमिली मेंबर में भी काफी लोग हैं जो एलआईसी का ही काम करते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा कैरियर है इस। बट हाँ, आजकल थोड़ा सा एलआईसी को लेके कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा चिंता है कि नहीं, एलआईसी से पैसा रखने से अच्छा है म्यूचुअल फंड में रख देंगे, ठीक है। क्योंकि एलआईसी या इंश्योरेंस जो है ये बेसिकली लाइफ रिलेटेड ज्यादा, अगर मैं बात करूँ। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ लाइफ, दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ और एक नॉन लाइफ। जैसे कि लाइफ के ऊपर जो इंश्योरेंस होते हैं इसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, और एक होते हैं नॉन लाइफ। जैसे मानो गाड़ी का इंश्योरेंस, है ना, फायर इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, मेरिन इंश्योरेंस, बहुत सारे और भी है ना। जैसे विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट नहीं देता, क्या नाम बोलते हैं उसका? विराट कोहली कौन किसका एडवर्टाइजमेंट करता है? वो डिजिट इंश्योरेंस बोल के कार्ड नहीं देता, गो द डिजिट, डिजिट डिजिट इंश्योरेंस। हाँ, तो वो भी तो कार का इंश्योरेंस है। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में कोई बता रहा है कि सेकंड गाड़ी के लिए अच्छा है। नहीं देखे वर्ल्ड कप में एडवर्टाइजमेंट काफी चला है सर। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट से क्या सीखने को मिलता है? ये सब एडवर्टाइजमेंट से ये सीखने को मिलता है कि अल्टीमेटली इंडस्ट्री कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जैसे अगर आप फोन पे में देखोगे, फोन पे का ऐड देता है, प्रीमियम भूल गए, फोन पे में प्रीमियम आप इजीली भर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट से ही काफी चीज पता लग जाता है। और इंश्योरेंस का मार्केट ना बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों सर? क्योंकि लोगों को कुछ हो ना हो डर लग सबको लगता है। गला सबका सूखता है और इंश्योरेंस सबको ही करता है। माउंटेन ड्यू का बात नहीं कर रहा हूँ। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। अच्छा, डर क्यों लगता है? जैसे आप नया गाड़ी खरीदते हो, इवन आजकल तो फोन का भी इंश्योरेंस है क्या? आपका मानो 1 लाख का आईफोन है। हाँ सुमित, तेरे पास 1 लाख का आईफोन है ना? मैं देख रहा था तेरे पास नहीं है। अच्छा, अगर मान ले तेरे पास आईफोन होगा और तेरे को ऐसा भूलने का बीमारी है ना तेरे, मतलब हाँ, भूलने का मतलब इधर उधर थोड़ा छोड़ के चला जाता है, ऐसा करता है ना केयरलेसली, नहीं करता? अच्छा बच्चा है, होता है ना।
तो अब मान के तूने आईफोन खरीदा, ठीक है, और आईफोन खरीदने के बाद कहीं पर आईफोन तेरा खो गया, ठीक है, नहीं खोएगा, मान के खो गया, हाँ, तो क्या करेगा, इंश्योरेंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ, खोने के पहले ही क्या बात कर रहा हूँ, मतलब अगर तेरा भूलने का आदत है थोड़ा, तेरे को लगता है कि किसी किसी का देखना हाथ से ना गिर जाता है, बार बार फोन गिर जाता है, टूट जाता है। मानो अब 1.5 लाख का फोन खरीदने के बाद, ठीक है, 1.5 लाख का फोन खरीदने के बाद चिंता होता है कि नहीं होता? होता है ना सर, वही चीज। सोमनाथ, गुड इवनिंग सोमनाथ। सोमनाथ, तेरे को मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहाँ है तू, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है, गुस्सा है क्या? हाँ सोमनाथ, सोमनाथ की कुछ असुविधा लग रही है, वजह मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है सर। না স্যার, হ্যালো স্যার। हाँ, ঠিক আছে তো, শরীর ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, শরীর ঠিক আছে। কোথায় আছিস তুই, কলকাতায় নেই নাকি? না, আমি যাদবপুরে স্যার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি সেটাই ভাবছি, আসছিস না, কিছু লিখলি না, আমি সেটাই ভাবলাম গুসা है मेरे ऊपर शायद। না স্যার, ও নেটওয়ার্ক ছিল না, এখন ওই ওখানে ওয়াইফাই লাগে এখন। ओके ओके, नो इश्यू सर। अच्छा देखो, तो आज ना आपको मैं ऐसे एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जैसे ये भी इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन बिजनेस में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, और इसका ना मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से, जैसे आप लोगों को पता चला ना लास्ट क्लास में कि आरबीआई इंडियन इकोनॉमी को कैसे चलाता है, किस तरह से ये मनी सर्कुलेशन करता है, किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करता है, किस तरह से ये बैंकर्स टू एवरी इंडियन है, किस तरह से ये बैंक गवर्नमेंट का बैंकर भी है ना, और कैसे आपातकालीन परिस्थिति में देश को संभालते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू से किस तरह से देश का हर मुद्दे को, नॉन फंडिंग है, पैसा नहीं देता लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं कि आओ पैसा का जरूरत है दे देता हूँ, लेकिन पैसा का सोर्स इसी के पास है, फंडिंग नहीं करता, नॉन फंडिंग है। ऐसा नहीं कि आपको जरूरत होगा तो आप आरबीआई में जाओगे तो आरबीआई आपको पैसा देगा, नहीं देगा, पैसा नहीं देता वो, लेकिन आपको उस पैसा पाने का बंदोबस्त करके देता है, ठीक है। तो पैसा देने से ही अच्छा है, पैसा ना देने से बेकार है, ऐसा नहीं है। पैसा देने का जो फैसिलिटीज है, इसको प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ा काम। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ना, वो कंट्री अपने आप को डेवलप कर सकता है। जैसे आरबीआई हो, सेबी हो, सीसीआई हो, आईआरडीएआई हो, या नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ पिलर। मतलब आप सोचो कि इनमें से कोई भी एक चीज अगर हट जाए, जैसे अगर आरबीआई हट जाए, तो मतलब जैसे होता है ना कि मैंने क्या बोलते हैं सर उसको, मैंने जैसे माता पिताहीन बच्चे का क्या हालत होता है, जिसका माँ बाप नहीं रहता है, ठीक है, उसका क्या हालत होता है, तो हमारे देश का भी ऐसा हालत हो जाएगा। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो ठीक है, आरबीआई के बारे में मैंने बहुत बोला। आज मैं आपको और एक अनदर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है सर। अगर थ्योरेटिकली रटाना हो तो बहुत इजीली 4-5 पॉइंट बता दूंगा, अभी काम हो जाएगा। बट सर अगर यही पर्पस होता तो फिर सीए करने का जरूरत क्या होता, या सीएस करने का जरूरत क्या होता? बीकॉम इनफ था। हाँ सर, अगर थ्योरेटिकली सिर्फ रटना है तो बीकॉम तो आंख बंद करके हर कोई पास करता है आजकल, और 70-80% तो नॉर्मल बात है। किसी को भी मैं पूछता हूँ ना, जैसे सीएस पढ़ने का एक क्राइटेरिया बांध के रखा है सीए का भी, कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो फिर आपका सीएस एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, एक प्रोविजन है। तो अगर यही प्रोविजन आज से 5 साल, 6 साल या 10 साल पहले किसी को होता ना, तो 50% लड़का लड़की मेरे को यही फोन पे बोलता कि सर मेरा 50% नहीं है, मैं क्या करूं। बट मजा का बात है, लास्ट 3-4 साल से मैं जिसको भी पूछता हूँ कि भाई ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, तो अगर मैं उनको बोलता हूँ ना कि 50% चाहिए, तो मेरे फिर बाद में मेरे को जो आंसर आता है ना, 50% बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो आजकल मैं भी थोड़ा सीख गया सर, मेरे को भी अच्छा आजकल परसेंटेज बहुत होता है, मैं भूल गया, क्योंकि 5-6 साल पहले जब मैं स्टूडेंट से बात करता था, गार्जियन से बात करता था, तब ये 50% पाना भी ना बीकॉम लेवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता था। मैंने 50% पाने के लिए 50% स्टूडेंट बाहर हो जाता था, 50% से, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने टोटल स्टूडेंट से मैंने जो कैटेगरी है उनको अगर देखा जाए तो उसमें से 50% स्टूडेंट गायब हो जाएगा, 50 के नीचे नंबर है,
बाकी 50% में से कुछ 60 के अंदर, कुछ 70 के अंदर, 80% कैटेगरी में हार्डली 10% स्टूडेंट होगा। सिनेरियो बदल गया है। तो जब भी मैं किसी को बोलता हूँ तो क्राइटेरिया है कि भाई CS पढ़ना है तो आपको ग्रेजुएशन में इतना लाना है। तो ग्रेजुएशन में आजकल की मैं कहना क्या चाह रहा कि ग्रेजुएशन में 70-80% लाना एक जैसे नॉर्मल सी बात है, कदर ही नहीं, वैल्यू लेस हो गया। सो चलो अलग बात, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ उतना ही करना था तब तो बस यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, अभी आपको बता देता हूँ, काम खत्म, पैसा हजम। हाँ, लेकिन सर ऐसा करने से ना तो आपका कोई मतलब आप लोग पीछे चले जाओगे और मैं और पीछे चले, ठीक है, मेरा आत्मा शांति नहीं मिलेगा मरने के बाद। आत्मा शांति, सर पूजा कर लो शांति हो जाएगा। अच्छा, वैसे CCI के बारे में मैंने पहले भी हल्का सा आइडिया दिया था ना आप लोग, अच्छा इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं थियोरेटिकल पहले बताता हूँ। सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस एपिक स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑटोनोमस है, मैंने खुद ही खुद को कंट्रोल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट का सुनता है पर पहले अपना सुनता है, ठीक, ऑटोनोमस का ही मतलब होता है ना। एपेक्स माने सुप्रीम, एपेक्स माने सबसे ऊपर, स्टैट्यूटरी माने लॉ वाइज काम करता है, स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट का, व्हिच रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको एक चीज बताओ, ये जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी चाहिए ना? हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो आप लोगों का जॉब है ना, ये जॉब डिपेंड करता है इस इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा नहीं लगा सुन के? इंश्योरेंस मेरा क्या उखाड़ लेगा, नहीं सोच रहे हो ना? इंश्योरेंस मेरा क्या उखाड़ लेगा? सर ये पैसा का सोर्स है, ये जो फॉरेन का पैसा, फॉरेन इकोनॉमी हमारे देश में पैसा लगाते हैं। अच्छा, हमारे देश में, इंडिया का ही मैं अगर बात करूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस आपके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि जॉब क्रिएशन के प्रोसेस में इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। सर कैसे? क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू से कंट्री को कैपिटल मिलता है। लोग डरता है, अपनों के लिए इंश्योरेंस करता है, अपनों के लिए या अपना पसंदीदा वस्तु के लिए। वस्तु मैंने जैसे कार हो गया, फोन हो गया, घर हो गया, कराते हैं ना इंश्योरेंस। या तो खुद के लिए करेगा या तो खुद के पसंद का चीजों के लिए करेगा, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो उसको क्लेम मिलेगा, है ना, पैसा बच जाएगा, लॉस से बच जाएगा बंदा। तो खेल यहीं पर है कि अगर इंश्योरेंस के दर पे लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरता जाएगा, मैंने आपका सेविंग्स का पैसा, ठीक है, आप जो इतना चिंता करते हो, डरते हो, आप प्रीमियम भरते रहो। इंश्योरेंस एजेंट आपके घर में हर हफ्ता, हर महीने आएगा, साल में एक बार 2 बार आएगा, प्रीमियम लेगा। अब मैन टू मैन डिपेंड करता है, किसी का 4 लाख का इंश्योरेंस हो सकता है, किसी का 5 लाख का इंश्योरेंस हो सकता है, किसी का 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस हो सकता है। व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये है कि चाहे 4 लाख का इंश्योरेंस हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, क्या कंपनी ये पैसा जब हमसे लेता है प्रीमियम के रूप में, क्या संगे संग मेरे को रिपे करता है? मानो कि आज मेरा उम्र 30 साल का है, थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, अभी मैं 33 का हूँ, ठीक है लेकिन सवाल ये उठता है सर कि अगर मैं अभी से प्रीमियम भरना चालू करूंगा, भरूंगा कब? चलो मैं सर अभी मेरा 33 है, चलो मैं मेरा 83 में मानो कि मैं मर जाऊंगा, सर बहुत ज्यादा हो गया, इतना भी दिन तक नहीं टिकोगे आप। अच्छा, मेरे मरने के बाद, ठीक है, मानो मेरे 83 में मेरा डेथ है, ठीक है सर, अपना डेथ खुद ही डिसाइड कर रहे हो। हाँ चलो, मैं भगवान बन गया। अच्छा, मैं मरने वाला हूँ 83 में, तो मैं मरूंगा तो मेरे फैमिली को मिलेगा मेरा इंश्योरेंस का पैसा, है ना? ऐसे ही होता है ना 50 साल में प्रीमियम भरा, 50 years। अच्छा चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 73 में मर जाते हैं, ज्यादा बढ़िया, 40 साल, 40 years में प्रीमियम भरूंगा, फिर जाके मैं मरूंगा तो मेरे फैमिली को मेरा इसका पैसा मिलेगा। मेरे, अगर मैम जिंदा रहे तो मैम को मिलेगा, अगर बच्चा लोग रहेगा तो उसको मिलेगा, ठीक है, या फिर मैं जिसको भी नॉमिनी करके जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद इनको दे देना, उसको मिलेगा। लेकिन ये जो लंबा गैप है, इस गैप में गवर्नमेंट के पास ये पैसा तो पड़ा रहेगा ना,
तो ये जो गैप है, मानो मैं हर साल 10,000 करके प्रीमियम भरता हूँ, 10,000 एवरी ईयर। सो इफ आई पे 10,000 प्रीमियम एवरी ईयर, तो सोचो कि 30 इयर्स में मैं कितना प्रीमियम भरूंगा। ऐसा सिर्फ अकेला एक प्रलय नहीं है, ABCD, राम साम यदु मधु और भी काफी लोग हैं। तो कम से कम हर फैमिली से अगर एक बंदा भी इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। अगर इसको आप 4 फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो 140 को, तो कम से कम 35 करोड़ फैमिली है इंडिया में। अगर 35 करोड़ में से मैं मान के चलता हूँ कि इसका 50% ही ले लेते सर, 50% लोगों के घर में, इससे ज्यादा ही है, मैं 50% एक एजम्पशन ले रहा हूँ। 35 करोड़ का मतलब कम से कम 20 करोड़ फैमिली में इंश्योरेंस है। मैंने 20 करोड़ लोग रेगुलर बेसिस में 10,000 करके प्रीमियम करता है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी का 10,000 से ज्यादा होगा, किसी का 5,000 होगा, किसी का 1,000 होगा, मैन टू मैन वेरी कर सकता है, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। अब ये जो इतना पैसा, अच्छा सब कोई मर जाता है क्या? और आजकल तो सर हेल्थ माने क्या बोलते हैं सर, माने जिंदा रखने का जो टेक्निक है वो बढ़ गया है। मैंने बेसिकली मेडिसिन आ गया है जो आपको अच्छा तो नहीं कर सकता, बट आपको जिंदा रख सकता है। माने इंसान को अगर तबीयत आजकल खराब होता है ना, वो ठीक हो जाता है क्या? एक बार शुगर लग जाए, गया, वो जाएगा नहीं जल्दी से। बीपी जाए, मतलब बीपी तो जिंदगी भर, शुगर जिंदगी भर, थायराइड जिंदगी भर, ये सब कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन क्या है, पहले जमाने में अगर किसी का बीपी शुगर होता था, तो कहीं ना कहीं वो जल्दी पटक जाता था। आजकल क्या है, पटकेगा पर थोड़ा समय लेके पटकेगा। मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, क्योंकि दवाई ऐसा आ गया कि वो आपको अच्छा नहीं करेगा, बस कुछ दिन और जिया, मतलब आपको जिंदा रखेगा। कोई बात नहीं, मतलब बेसिकली इंश्योरेंस और करते रहो। अच्छा, ज्यादा तबीयत खराब होने से भी इंश्योरेंस, तबीयत खराब होने के बाद एक्चुअली इंश्योरेंस उतना करने को मिलता नहीं है। तबीयत जब इंश्योरेंस कराने जाओगे ना, तो आपका एकदम हेल्थ चेक करेगा, फिर इंश्योरेंस करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एश्योरेंस क्या होगा, मतलब इंश्योरेंस के बाद आपको कितना मिलेगा, मैंने सम एश्योर्ड कितना है, क्लेम कितना कर सकते हो, सब कुछ डिपेंड करता है। वो तो इंश्योरेंस का मैटर है। लेकिन हम लोग थोड़ी ना यहाँ पर इंश्योरेंस स्कीम समझाने बैठे हैं। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पैसा का फ्लो हो रहा है, पैसा का फ्लो तो हो रहा है ना, यही पैसा का फ्लो किस तरह से इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। अब इंश्योरेंस कंपनी की LIC थोड़ी है, LIC तो सरकारी में है। इसके अलावा आपको और भी प्राइवेट कंपनी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ पॉलिसी बाजार बोल के एक पोर्टल ही है सर। हाँ सर, देयर इज अ पोर्टल। ठीक है, चलो मैं पोर्टल में चलता हूँ। क्या नाम है? policybazaar.com। ठीक है, अब यहाँ पर जाओगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी का पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि मार्केट में कितना प्रोडक्ट्स है, कितना तरह का इंश्योरेंस है। यानी पैसा लेने का इंश्योरेंस के नाम पे कितना सोर्स बना के रखा, देखो आप, जोक नहीं। देखो, इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ, गेट 1 करोड़ ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, आजकल ना थोड़ा सा मॉडिफाई भी हुआ है। कहते हैं कि भाई लोगों का पैसा, लोग आजकल इंश्योरेंस में इंटरेस्ट, रुचि नहीं रख रहा है ना, मरने का डर नहीं है। आजकल म्यूचुअल फंड आ गया, स्टॉक मार्केट आ गया, तो लोगों को मरने का डर नहीं है उसका। ठीक है, हाँ मरेंगे मरेंगे, उसमें क्या। लेकिन उसको मानना है कि भाई मैं 10,000 करके भरूंगा एवरी मंथ, एनुअली 1,20,000 30,000 मेरे अपने सेविंग से मैं तुमको दूंगा, और तुम बोलोगे मेरे मरने के बाद ही मेरे को दूंगा, तो फिर नहीं चलेगा। तो आजकल ना कुछ मैच्योरिटी पीरियड भी बना के रखते हैं कि एक सर्टेन मैच, मतलब मानो कि 15 साल बाद तुमको एक अमाउंट दिया जाएगा डबल करके, उसके बाद बाकी अमाउंट मरने के बाद तुम्हारे फैमिली को मिलेगा। हम थोड़ा मिक्स करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो मरने के बाद वाला फैसिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। आप लोग आगे जाके ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए बेसिकली, ये ना पैसा निकालने का तरीका है। तो आप लोग जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोग इससे ज्यादा फाइनेंस और किसको समझ में आए, तो आप लोग भी आगे जाके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आजकल मार्केट में टॉपिक है सर, फाइनेंशियल मॉडलिंग बोल के कोर्स आ गया है। ठीक है, वो मॉडलिंग और कुछ भी नहीं है, आप ऐसा कुछ बनाओ जिसके थ्रू से कंपनी को न्यू न्यू प्रोडक्ट जनरेशन हो, और उसके बदले पब्लिक कंपनी को पैसा डालते जाए, यही इंश्योरेंस के नाम पे। बेसिकली पब्लिक को किसी भी तरह से प्रोडक्ट बना के बेचो, गवर्नमेंट के घर में या प्राइवेट कंपनी के पास पैसा हो, उस पैसे को एज ए कैपिटल इकोनॉमी में सर्कुलेट करो, तब जाके कंपनी बनेगा। गवर्नमेंट का काम नहीं चलता है।
गवर्नमेंट का काम भी चल जाता है, जरूरत में काम आ जाता है। बेसिकली देश का अल्टीमेटली इकोनॉमी का सर्कुलेशन। लोगों को ऐसे जाके बोलोगे लोग पैसा नहीं देंगे, लेकिन डरा के बोलो, डरा के मैंने, अगर आपका कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा? टीवी में ऐड भी बढ़कर जब कर देता है। एक औरत है, अब सिर्फ देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बात देखो तो एक तरह से सही है, लेकिन दूसरी तरह से खराब ये भी लगता है कि इतना डराने का जरूरत है। मैंने एक औरत है, मानो जैसे 30-35 की एज में अगर कोई औरत विडो हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो उसका हस्बैंड का फोटो दिखाता है, और फोटो दिखा के बोलते हैं आप तो चले गए, गुस्सा में दिखाते हैं आप तो चले गए, फैमिली का क्या होगा? ठीक है, मैंने अब वो चीज इमेजिनेशन दे रहा है, ठीक है, वो दूसरे औरत के मन में भी भर रहा है, देखो एक औरत का ये हालत हुआ, अगर मेरा भी ऐसा हुआ तो फिर वो अपने हस्बैंड को जाके बोलेगा इंश्योरेंस करवाओ, नहीं तो हम लोग रास्ते में आ जाएंगे। और ये बहुत बिकता है, डर बहुत बिकता है। डर से ज्यादा बिकना, जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग, ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं डराएगा नहीं सर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को लेके जो बिजनेस चलता है, ठीक है, ये अपने कोलकाता में तो हाथी बागान में चले जाओ, ग्रह रत्न का दुकान होता है ना, पता नहीं कितना सही है कितना ये है, लेकिन आप गजब का देखोगे, वो पहले डराएगा आपको, दो अच्छा बात दो बोलेगा, चार बात डराने वाला बोलेगा, फिर बोलेगा कौन सा चाहिए, मूंगा चाहिए, हीरा चाहिए, क्या पत्थर चाहिए, ठीक है, फीस तो 500 टका लेगा, लेकिन जो पहनने के लिए जो बोलेगा ना उसके लिए 1.5 लाख के नीचे चुनाने लगेगा। अब पहनो, नहीं आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, मैं बिलीव करता हूँ, है ना सर, एस्ट्रो तो होगा सर, तारा नहीं होगा तो फिर चांद नहीं निकलेगा, सूरज नहीं उगेगा। मैं इतना बोका नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बट लोगों को डरा के जो एस्ट्रोलॉजी चलता है ना उसको लेके चिंता होगा। ये जो डराते हैं ना ये लोग, ये इसको मेरे को चिंता होता है कि डरा क्यों रहे, उसका मोरल ऐसे डाउन हो जाएगा, तो जिंदगी में आगे क्या करेगा, क्या वो तो 10 बार सोचेगा आंटी काम नहीं कर रहा, रिंग काम नहीं कर रहा, ये काम करेगा तो मेरा पैसा होगा, ये काम करेगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा नौकरी में तरक्की होगा। फिर जब काम नहीं करेगा फिर बोलेगा नहीं इसको ना सर्विसिंग कराने जाना है, इसको सर्विसिंग नहीं बोलते, शुद्धिकरण बोलते हैं, गजब गजब बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ठीक है, पहनने का है पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बात भी करो ना, लोगों का मोरल क्यों डाउन कराते हो? लेकिन क्या है उनका बिजनेस इसी किसी चीज में टिका हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको मोरल बूस्ट करके इंश्योरेंस ले सकता है क्या? कभी नहीं ले सकता, वो डराएगा तो ही जाके आप इंश्योरेंस करोगे। तो इन सिंपल, इस पूरा डर के चक्कर में, अच्छा हर चीज डर ही नहीं है, कुछ चीज हकीकत भी होता है। गाड़ी होगा तो ठोकेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ होगा तो खराब होगा, उम्र के साथ साथ बीमारी होता है, और स्पेशली जो करेंट लाइफस्टाइल है वो बीमारी का ही लाइफस्टाइल। कितना लोग सुबह उठता है सूरज देखता है, उगता सूरज कब देखा लास्ट? मेरे को पूछो ना, आपको क्या पूछ रहा हूँ मैं खुद को पूछता हूँ, उगता सूरज में लास्ट कब देखा? 7 बजे के नीचे नींद नहीं खुलता, 5:30 बजे सूरज उगता है, 4:45 से 5:30 में, इधर हमारे इधर कब देखा था? अच्छा अच्छा छठ में देखा। ठीक है, तो आप समझ गए, नॉर्मल में तो नहीं देखते हो ना सर। तो जो इंसान नेचर के साथ नहीं होगा तो हेल्थ तो खराब होगा, इंश्योरेंस करवा लो, जितना जल्दी हो सके करवा लो, खराब होगा ही होगा, जेन्युइन है। तो इसी तरह से टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्लेन में चढ़ना है, अगर प्लेन क्रैश कर जाए तो इक्सी को बोल के ऐप है सर, ट्रेन का टिकट काटने वाला, चलो ट्रेन का टिकट, तो उस पे प्लेन का भी टिकट होता है। टिकट काटने के बाद तुमको जैसी टिकट कंप्लीट करो ना उसके बाद नीचे आएगा यू लाइक इंश्योरेंस। अच्छा उसमें भी ऐसा लिखेगा ना, ऐसे इंग्लिश को लिखेगा, तुम ना बोलोगे तो वो हाँ हो जाएगा, और हाँ बोलोगे तो वो ना हो जाएगा। मेरे को तो पढ़ के समझ में नहीं आता, मेरे को क्या, हर किसी को कंफ्यूज करेगा कि वो हाँ बोलने के लिए बोल रहे कि ना बोलने के लिए बोल रहे। तो तुम क्लिक करोगे ना फिर इंश्योरेंस का पैसा काट लेगा। अगर बोलोगे फिर मैं मैम को बोल रहा हूँ इंश्योरेंस करेगा क्या? क्या लोगों को डर लगता है ऐसे, अगर कुछ हो गया तो करा ले, फैमिली का पैसा आ जाएगा, और ठीक है 200 टका जाएगा तो क्या है,
इंश्योरेंस के लिए 200-250 ही मांगेगा पर टिकट में, लेकिन उसमें भी तो 4 जन का टिकट काटोगे तो 1000 टका ज्यादा जाएगा, लेकिन फिर भी वो 200-250 के चक्कर में लोग करा रहे हैं। कंपनी का तो मिल गया ना। कितना लोगों का डेथ होता है, अच्छा कितना प्लेन क्रैश होता है रोज, समझ में आ रहा है? यही खेल है। देखो इतना सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चलो पॉइंट पे आते हैं। तो मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमी में योगदान क्या है। इकोनॉमी में अल्टीमेटली किसी भी तरह से पैसा का फ्लो बढ़ाते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इसमें ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे ये देखो, ये आज से नहीं है, चलो इसका थोड़ा लीगल मैटर में बात करो, ठीक है। ये जो काम का बात करें, कब बना था, 1999, ठीक है। कहाँ बना था, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या जानना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इसका ओनर कौन है, इंश्योरेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब समझते हो, फाइनेंस मैंने जो पैसा का जुगाड़ करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंने जो देश का पैसा जुगाड़ करते हैं, ठीक है। और देश का पैसा मैंने देश का इकोनॉमी को चलाने के लिए हर तरीके का पैसा। की पीपल कौन है, देवाशीष पांडा, कौन है सर, आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इसके लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है सर, ठीक है। अच्छा, फिर जाके आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड में बैठ सकते हो। ऐसे और भी कोर्सेज है जो मैंने इसका बिजनेस को देखता है, उसके लिए अलग चीज है। सीएसईएमए का भी जरूरत काफी पड़ता है, सीएस का भी जरूरत पड़ता है, ऐसा ना। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट सर, in India, insurance was mentioned in the writing of many historical documents, which examining the pooling of resource for distributions, redistribution after fire, flood, epidemics, famine, है ना। Life insurance business began in 1818. 1818 में life insurance का business बना, starting with the establishment of the Oriental Life Insurance Company in Calcutta. मैंने ब्रिटिश ने बनाया, बहुत पुराना है ये, कोलकाता में इसका ऑफिस अभी भी है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। The company failed in 1834. In 1829, Madras Equitable began conducting life insurance business in Madras Presidency. Madras mane Chennai. Thank you. The British Insurance Act was enacted in 1870, and Bombay Mutual Oriental 1874. Empire of India 1897. ये सब इंश्योरेंस कंपनी था उस टाइम पे, were founded in Bombay Presidency. The era was dominated by British companies. समझ रहे हो सर? In 1940, the government of India began publishing insurance company returns. The Indian Life Insurance Companies Act 1912 was the first statute माने rules regulating life insurance. In 1928, the Indian Insurance Companies Act was enacted to enable the government to collect statistical information about life and non-life insurance business, and conducted in India by India and foreign insurers, including provident insurance societies. In 1938, the legislation was consolidated and amended by the Insurance Act 1938 with comprehensive provision to control the activities of insurers. ठीक है, मैंने इंश्योरेंस का, इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है उसका कंट्रोलिंग के लिए एक एक्ट तो जरूरी है ना, ठीक है, कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950 abolished प्रिंसिपल एजेंसीज, मैंने उसको खत्म कर दिया, बट द लेवल ऑफ कंपटीशन वाज हाई एंड देयर वर एलिगेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैंने इंश्योरेंस को लेके काफी एलिगेशंस दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेशनलाइज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी ये प्राइवेटाइज सिस्टम पे चल रहा था, अब इसको नेशनलाइज्ड करने का काम लिया गया। फिर जाके एक एक्ट पास हो, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है, एक्ट को ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। ऑर्डिनेंस वाज इशूड ऑन 19 जनवरी 1956, nationalizing the life insurance sectors and the life insurance corporations. मैंने ये एक नेशनल मैटर हो गया, सरकारी। The LIC absorbed 154 Indian and 60 non-Indian insurers and 75 provident societies. The LIC had a monopoly until the late 1990. मैंने इंश्योरेंस करवाना है तो LIC के पास ही करवाना है, क्योंकि 1990 तक पूरा देश सरकारी हिसाब से ही चलता था। उसके बाद आप लोगों को पता है LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे ही प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी इंडिया में आने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट अगर उनसे कुछ बेनिफिट लेगा तो उनको भी तो यहाँ पर कुछ जगह देना पड़ेगा ना। तो फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर आया, इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप किया, फिर मार्च होके काम करो। जैसे कुछ कंपनी है भारती आक्सा, नाम नहीं सुना, भारतीय आक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो ये आक्सा जो है ना, ये फॉरेन है। ऐसे आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट भी, जैसे
ICICI लॉम्बार्ड, ये लॉम्बार्ड फॉरेन है ना। तो ऐसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मार्च करके बिजनेस करते हैं। अल्टीमेटली हमारा पैसा हम उनको देते हैं, फिर वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बदले में रिटर्न वो भी कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके थ्रू से इकोनॉमी में पैसा का सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया सर लाइफ रिलेटेड। 90s के बाद इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर को जगह मिली, पहले जगह नहीं था। जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया बिगन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जनरल इंश्योरेंस बने, ये नॉन लाइफ मैटर में काम करते, सरकारी में नॉन लाइफ मैटर में काम करते हैं। मतलब लाइफ का मैटर में काम करने के लिए तो LIC है, लेकिन नॉन लाइफ जैसे मानो कार इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस, इस तरह का फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, इसके लिए जनरल इंश्योरेंस। During the industrial revolution in the west and the growth of seafaring commenced during 17th century, मैंने बेसिकली 17th सेंचुरी में US जैसे देशों में ये काफी बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है। इसको ब्रिटिश ने धीरे धीरे इंडिया में लाया। फिर 1850 ऑनवर्ड्स ट्रीटॉन इंश्योरेंस कंपनी बोल के कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता उस टाइम पे भारत के लिए सब कुछ था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करता था और इंडिया में उस टाइम पे कलकत्ता कैपिटल था। ठीक है, तो इसलिए हर चीज में आपको ब्रिटिश, क्योंकि हम लोग लास्ट 200-300 साल का जो भी इतिहास देखेंगे उसमें कलकत्ता को ही प्राइम देखने को मिलेगा, बिकॉज वो कैपिटल हुआ था। तो ट्रीटॉन इंश्योरेंस कंपनी इन कलकत्ता, ये जो कोलकाता का अभी भी जो घमंड है ना, वो वही घमंड है जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना, गोरे रंग में ना इतना घमंड कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। समझते सर, गोरा रंग दिन में कैसे ढलेगा, सूरज का किरण होगा तुम काला पड़ जाओगे। तो कोलकाता का कुछ ऐसा हालत हो, इतना घमंड था, हर चीज ब्रिटिश का बना हुआ चीज में घमंड करता रहा। ब्रिटिश चला गया, घमंड चला गया, लेकिन अभी ब्रिटिश का चामचागिरी नहीं गया सर। ठीक है, इसलिए पूरा हर चीज का दम बैंगलोर ले रहे हैं, बॉम्बे ले रहे हैं, दिल्ली ले रहे हैं, गुड़गांव ले रहे हैं, गुजरात ले रहे हैं। कोलकाता अभी भी उस ग्लोरी में है। हम क्या थे, हम क्या थे भी, ये अभी भी अपने आप को, यानी हम लोग खुद कोलकाता से होके भी मुझे समझ में आता है सर, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ना, शायद क्रिस को समझ में थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं इनको पता है कि किस तरह से इस जगह का ग्लोरी दिन पे दिन खराब हुआ है। ठीक है, अभी भी अगर नहीं सुधरा गया, देखो सच कितना भी कड़वा हो उसको सामना करना चाहिए, है ना। आप बोलोगे सर अपने बारे में खराब क्यों कर, सर अपने बारे में ये खराब नहीं है, कुछ से सच्चाई होता है और वो सच्चाई का टैबलेट हजम करना पड़ता है। हजम करोगे तो जाके आगे बढ़ पाएंगे सर। अगर बोलेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन बेसिकली वो कुआं का बैंक की तरह हो गया ना। कुआं का बैंक समझते हो ना, कुआं में जो मेढक होते हैं, तो मेढक का क्या होता है, कुआं कुआं में जो मेढक होते हैं कोयल के अंदर, उसको लगता है कि उससे बड़ा पानी किसी के पास नहीं, वो जितना पानी में वो तैरता है। फिर एक दिन एक नदी का मेढक उसके पास आया, फिर वो फंस गया, तो बोलते भाई मैं कहाँ था कहाँ आ गया, क्या कहाँ था, मेरे इतना बड़ा पानी तुम दे लगा, नदी के मेढक को बोल रहे कि इतना बड़ा, तुमको क्या पता। फिर कुछ दिन बाद एक समुंदर वाला मेढक के साथ मेढक हुआ, ठीक है, बोले भाई मैं कहाँ था कहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बंगाल का लोग का हालत ऐसा हो, ये कुआं का मेढक की तरह हालत है इसका। इसको लगता है कि मैंने इसको, मैंने हम लोगों को, मैं खुद इसका पार्ट हो सकता, हम लोगों को लगता है कि हमारे जैसा बड़ा, हमारे जैसा महान ज्ञानी और कोई नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तुमको सुबह सुबह चाय की दुकान में चले जाओ, पढ़ा पढ़ा, तुमको एक एक नोबेल लॉरेट मिलेगा, हो सके तो ऑटोग्राफ ले लो। सही बोला ना सर, चाय की दुकान में शाम और सुबह बैठ जाओ, तुमको पता लगेगा कि इतना ज्ञानी, थोड़ा हमें बांट दो, जब भी हो लास्ट ग्लोरी। ठीक है। अच्छा, 1907 the Indian Mercantile Insurance was established, the first company to underwrite all classes of general insurance, माने non life insurance. In 1957 the General Insurance Council, ठीक है, was formed, framing a code of conduct of fairness and sound business practice. माने सिंपल बात है, कई लोगों का पैसा ले रहे हो, टाइम पे रीपे करो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंश्योरेंस करवाने के टाइम पे एजेंट के थ्रू से कंपनी लोग घर घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब क्लेम पाना हो ना, ये पेपर दो, वो पेपर दो, अभी नहीं कल आओ परसों आओ,
क्लेम पाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब इंश्योरेंस कराना होता है, एक अच्छा स्कीम में बोल के इंश्योरेंस एजेंट तुम्हारे घर पे ना, मैंने क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैंने तुम्हारा ही कोई बन जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि इसके चक्कर में काफी बिजनेस ना चीट भी किया है लोगों के साथ, क्लेम नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब चक्कर को बंद करने के लिए ये एसोसिएशन को डेवलप किया गया। 11 years later, the Insurance Act was amended to regulate the investment and set minimum solvency margin and tariff advisory committee established in 1972 with the passage of General Insurance Business Nationalization Act. इस तरह से इंश्योरेंस का क्या हुआ सर, कब से चालू हुआ, 1800 समथिंग में, तब से ये बिजनेस डे बाय डे बढ़ता गया और आज ये एक नेशनलाइज सिस्टम में। आई थिंक सबको बात समझ में आ रहा है ना सर। लेटेस्ट एक खबर आपको देता हूं, इन 2013, देखो सर इधर देखो, in 2013 the IRDAI attempted to raise the foreign direct investment। क्या किया सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अटेम्प्ट किया, the limit in insurance sector to 49% from existing 26%। 2013 में पहले ना 26% ही एफडीआई चलता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेगमेंट में, लेकिन उसको बढ़ा के 49%। इवन रिसेंटली the FDI limit in insurance sector has been raised to 74% according to 2021 यूनियन बजट। यानी अभी टोटल जो बिजनेस है उसका 74% तक का पैसा फॉरेन से इंडिया में आ सकता है इंश्योरेंस मार्केट में। और इंश्योरेंस मार्केट में अगर फॉरेन का पैसा आ रहा है, इसका मतलब आप ये समझो कि इंश्योरेंस के नाम पे इंडियन मार्केट में पैसा का ग्रोथ हो रहा है, मॉनेटरी फ्लो। और मॉनेटरी फ्लो बढ़ेगा तो कंपनी को फाइनेंशियल जो पैसा चाहिए होता है ना, लोन वगैरह सब कुछ इसी के थ्रू से बन जाएगा। और कंपनी बिजनेस करेगा तो जाके जॉब क्रिएट कर पाएगा, तो जॉब क्रिएट करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था कि इंश्योरेंस एक्चुअली जॉब क्रिएशन का मेन पार्ट बन गया है। इसीलिए गवर्नमेंट दिन पे दिन फॉरेन कंपनी को इंश्योरेंस मतलब सेगमेंट में आने के लिए जगह दिया। नहीं बोलेगा सब तो विदेश को ही बेच दिया, जिनको इकोनॉमिक्स का समझ नहीं है वही तो बोलेगा ना कि सब तो विदेश को बेच दिया। अब देखो, चाहे कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर बने, मोदी जी बने, आपको बनेगा क्या, आपको राहुल गांधी, जो भी हो सर, अगर मोदी जी है, राहुल जी है, कोई भी, ठीक है। लेकिन एक इशू सबके पास हमेशा रहेगा कि जो 140 करोड़ आबादी है, इसमें से जो 30-40 करोड़ यूथ या 50 करोड़ यूथ है ना, इनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ये हमेशा चैलेंजिंग है इंडिया जैसे करना। तो इतना लोगों को जॉब क्रिएट करने के लिए पैसा का जरूरत है, पैसे से बिजनेस बनाने का जरूरत है ना। और ऐसे तो नहीं ना कि पैसा है कुछ भी बना दो और लोगों को दिखाओ कि कुछ कितना दिन चलेगा, एक जेन्युइन बिजनेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए ना ये इंश्योरेंस मार्केट में पैसा का फ्लो होना बहुत जरूरी है और इसका एक प्रॉपर रेगुलेशंस भी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है सर। इसलिए देखो, अब देखो IRDAI आपको और क्या बताता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ऑनलाइन पे कोई है, सोमनाथ, शुभंकर, मानसी, समझ में आ रहा है ना सब, भूमिशा? हाँ सर। यस ओके सर, ओके सर। क्या हुआ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो तो थोड़ा सा जूम करके देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने बेसिकली ये जो मैं आपको IRDA के बारे में बता रहा हूँ ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है ये एक्चुअल में करता क्या है आप ये देखो, इसी से आपको पूरा खेल समझ में आ जाए। एक सेकंड, थोड़ा जूम करने से आई थिंक ज्यादा अच्छा लोकेट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये देखो इंश्योरेंस कंपनीज को ऑपरेट करता है, समझ गए सर? इंश्योरेंस कंपनीज को ऑपरेट करता है। इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया बेसिकली इंश्योरेंस सेलर है ना,
चाहे उसमें सरकारी कंपनी जैसे कि LIC हो गया हो, या जनरल इंश्योरेंस हो, या प्राइवेट कंपनी जैसे स्टेट बैंक, सॉरी स्टेट बैंक का भी सरकारी है, या फिर प्राइवेट में जैसे ICICI, HDFC, सबका इंश्योरेंस मिलेगा ना। अच्छा, इसके देखो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस एजुकेशन, ठीक है, क्या करते हैं देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस एजुकेशन को क्रिएट करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए ऊपर MBA होता है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स। ये चार इंस्टीट्यूट जो है ना सर, ये एक्चुअली इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट में एजुकेशन को क्रिएट करता है। क्यों? जैसे मैं चलो आपको एक इंस्टीट्यूट बताता हूँ, जैसे कि एक्चुअली IIRM जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये एक्चुअली इसके ऊपर MBA इंस्टीट्यूट है, और एक्चुअली जो है ये CA जैसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। इवन जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है, इन फ्यूचर में जब CA या CA में जो भी क्वालिफिकेशन आप ले रहे हो, अगर आपको मैथ्स में रुचि है ना, ठीक है, तो आपके लिए एक्चुअली का दरवाजा खुला रहेगा। सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम का सिस्टम है, ठीक है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा अलग है, एक्चुअरियल साइंस भी कहते हैं इसको। ये भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। ये देखो, बिकम एन एक्चुअली, इवन आज के डेट में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस पे एक्चुअलीज को CA से भी ज्यादा सैलरी मिल जाता है, स्पेशली इन इंश्योरेंस सेक्टर्स। अब आप बोलोगे सर क्यों? सर क्योंकि इंश्योरेंस में पैसा है, और एक्चुअलीज का जरूरत क्या है, इसको ना प्यार से वैल्यूअर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? वैल्यूअर, वैल्यूअर। आप लोग सुनोगे, ठीक है, ये देखो सीतारामन जी का इमेज देख रहे हो, इसका भी पेपर होता है। मैं आप लोगों को जानकारी इसलिए दे देता हूँ कि क्या पता जिंदगी में कब क्या चीज काम आ जाए, ठीक है, इसीलिए बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कनेक्टेड है तभी बोल रहा हूँ, बिना कनेक्शन का बात करके क्या फायदा। तो ये जो एक्चुअरीज है, ये एक्चुअरीज में पेपर होते हैं, जैसे मानो एक्चुअरियल स्टडीज, इसमें इसका जो सिलेबस है, ये एक्चुअली एग्जाम है ना, ये भी प्रोफेशनल जैसे CA का एग्जाम होता है, CMA का एग्जाम होता है, उसी तरह का एग्जाम होता है। पेपर वाइज आपको देना पड़ता है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये देखो कोर प्रिंसिपल्स, एक्चुअली एग्जाम डिटेल्स, आपको और भी यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, नहीं है, बट सिमिलर काइंड ऑफ। थोड़ा यहाँ पर ना मैथ स्टैट्स का प्रेशर है, मैथ स्टैट्स का थोड़ा प्रेशर है, जिसको मैथ स्टैट में डर लगता है, ठीक है, उनको थोड़ा चिंता होगा। बट हाँ सर, इन फ्यूचर अगर आपको कभी वैल्यूअर बनना है चार्टर्ड कंप्लीट करने के बाद, या मानो आप CA फाइनल में हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप उधर से एक्चुअली इसका पेपर क्लियर करके एटलीस्ट पहला 4-5 पेपर क्लियर करके आप इंश्योरेंस सेगमेंट में भी जा सकते हो, जॉब पोजीशन में, अच्छा जॉब पोजीशन में, मैंने हाई लेवल जॉब पोजीशन। तभी मैं बता रहा हूँ, छोटा मोटा एरिया नहीं है, हाई लेवल एरिया, एक क्लरिकल पोस्ट नहीं मिलता, बड़ा पोस्ट मिलता है। इवन CA विद एक्चुअरीज काफी पॉपुलर है, ये सब लोग जानते नहीं है, फालतू चीज में दिमाग लगा के शॉर्ट टेक में जाके उल्टा पैसा पैसा देके आ जाएगा। अरे भाई वो करो जो वैल्यूएशन वैल्यूएट करेगा। अब पॉइंट क्या है सर, क्यों ये सब चीज आपको थोड़ा सा बता दिया, मैं बता दूं। तो ये जो एक्चुअली है, ये इसमें जैसे मान लो एक गाड़ी कहीं पर एक्सीडेंट किया, तो गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी वाला तो बोलेगा कि उसको जितना भी उसने इंश्योरेंस भरा पूरा दे दो। अब क्या है ना, कंपनी को भी तो प्रॉफिटेबल करना है। अच्छा, गाड़ी जानबूझ के ठोका कि जेन्युइन एक्सीडेंट है, ऐसा होगा तो फिर कोई भी अपना लॉस में चलेगा, गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, बोलेगा मेरे को पैसे दो। एक्सीडेंट सच में हुआ कि नहीं, उसको देखना पड़ता है, फिर उसका एक प्रॉपर वैल्यूएशन क्रिएट करना पड़ता है कि भाई इसका कितना प्रॉब्लम हुआ है। मैंने गाड़ी ठोक दिया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी आके पूरा पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। आप लोग इंटरमीडिएट में जब आओगे ना, न्यू सिलेबस में शायद इंश्योरेंस क्लेम को ऐड किया है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में जब आओगे तो एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस क्लेम को, अकाउंट्स में, तो उसमें किस तरह से इंश्योरेंस क्लेम का मिलता है उसके अकाउंट सिखाया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जब आप लोग वैल्यूअर कोई बनता है तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो वैल्यूएशन करके देखता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कंपनी की तरफ से कितना पैसा इंश्योरेंस के पॉकेट में जाना चाहिए। यहाँ पर बिजनेस की तरफ से देखना पड़ेगा कि मानो आप LIC के, सॉरी मानो आप किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ठीक है, तो जैसे कि GIC या फिर गो डिजिट, कोई भी कंपनी ले लेते हैं, तो गो डिजिट के आपका कार बाइक का इंश्योरेंस किया हुआ है या कार का इंश्योरेंस है, आपका गाड़ी कहीं पर ठोक दिया, अब आप बोल रहे हो मेरा इंश्योरेंस है, आप कंपनी को जाकर दिखा रहे हो, कंपनी आके देखेगा, अपना आदमी भेजेगा, फिर आप बोलोगे देखो मेरा ये लॉस हो गया, मेरे को क्लेम दे दो।
लेकिन कंपनी इतना मौका नहीं है, वैल्यूएट पे भेजेगा, वो चेक करेगा, वो वैल्यूएशन करेगा, फिर जाके आपका क्लेम देगा। इसीलिए इंश्योरेंस एजुकेटर को बनाना पड़ता है, जिसको साउंड नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, कैलकुलेशन बहुत पक्का होना चाहिए, बिजनेस में कितना प्रीमियम आ रहा है, कितना एक्चुअल में खर्चा हो सकता है, देखना चाहिए। एक कंपनी है, कोई कार कंपनी है चेन्नई में, ज्यादातर इंडिया में ना चेन्नई जो है, मद्रास, वहां पर मैक्सिमम कार मैन्युफैक्चरिंग का। तो 2017 की 18 होगा, बहुत बारिश हुई, साउथ इंडिया में इतना बाढ़ आया था, तमिलनाडु, केरला पूरा डूब गया, पूरा सिटी भी डूब गया। तो वो गाड़ी कंपनी करीब, उसका जो प्लांट है वहां पर कम से कम 1 महीने से पूरा गाड़ी जितना बना हुआ था सब डूब गया था। तो उसका इंश्योरेंस था, जनरल इंश्योरेंस के पास, तो उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, 1000 करोड़ का क्लेम देना पड़ा, 1000 करोड़। समझ रहे हैं सर, 1000 करोड़ क्लेम देना पड़ा जनरल इंश्योरेंस। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन, अब ये 1000 करोड़ क्लेम देने के लिए कंपनी का तो ऐसे ही दे देगा क्या? देना तो पड़ेगा सर, इतना दिन जो कमाया। तो यही सब बिजनेस में लॉस भी है, मैंने लॉस मैंने क्या, यही बिजनेस का नेचर है। तो ये सब नेचर को समझना है, तब जाके आप एक इंश्योरेंस में काम करो। तो IRDA बहुत बड़ा काम करता है, समझा करो। सिमिलरली MBA कॉलेज भी है, जैसे IIRN, ठीक है, फिर आपका इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोल के III बोलते हैं, ठीक है। खुद भी पढ़ सकते हो, किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब काम का पढ़ाई। अच्छा, अब एक चीज देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, थ्रू IRDA, इंश्योरेंस एजुकेशन, इंश्योरेंस कंपनी को ऑपरेट करना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी प्रोसेस एंड सपोर्टर्स ऑफ ग्रीवेंस हैंडलर। मैंने इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक सपोर्टर जोन बना के रखा, जैसे कि इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, क्या होना चाहिए, दाम होना चाहिए, उसके लिए कमिटी के साथ इनका काम चलता है। नीचे आ जाओ, रेगुलेटर हो गया, सेलर हो गया, एडुकेटर हो गया। ये जो ग्रीन जोन है ये एडुकेटर का काम करता है, ये जो पिंक जोन है ये रेगुलेशन का काम करता है, और ये जो ब्लू एरिया है वो बेसिकली सेल का काम करता है। मैंने बेसिकली यही सबसे ज्यादा जॉब भी क्रिएट करता है, जहां जहां सेल है वही नहीं पैसा है, बिना सेल का पैसा नहीं है। कुछ लोग मार्केट में ना जॉब करने के लिए जाना चाहता है, बट उनको ना सेल समझ में नहीं है। कंपनी अगर बोलेगा कि सेल्स टारगेट है, तो पहले ही ना सबका मुंह छोटा हो जाएगा, टारगेट। लेकिन सर एक चीज समझता नहीं है, सेल नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी। अब कोई बोलेगा सर तो फिर मार्केटिंग के लोगों को ही तो सेल करना चाहिए, दूसरे लोगों को क्यों? सर ऑब्वियसली मार्केटिंग के लोगों को ही सेल करना चाहिए, लेकिन सर मार्केट क्या है ना, काफी वर्सेटाइल है। आजकल कंपनी भी चाहता है कि भाई आपके अंदर फाइनेंस का भी नॉलेज हो, आपके अंदर मार्केटिंग का भी नॉलेज हो, आप कंपनी को हर चीज में हेल्प करो। अगर आप मल्टीटास्क करोगे तो कंपनी आपको बोलेगा भाई ये ऑलराउंडर है। जैसे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का वैल्यू क्या है वो तो फाइनल में पता लग गया ना, लगा कि नहीं लगा? उस दिन ही पंड्या को हम लोग मिस किए, जोर का झटका, इतना दिन मिस नहीं किए। ये होता है ऑलराउंडर, जिस दिन खराब जाता है ना ऑलराउंड का यार। तो आजकल कंपनी भी बोलते हैं कि भाई हमें ऑलराउंडर चाहिए, तो सेल्स का नॉलेज भी लोग कंपनी मांगता है। कोई बोलेगा नहीं हम तो अकाउंट्स बैकग्राउंड से, हमको मार्केटिंग से क्या लेना है। अरे भाई सेल वहां पर सेल करके आएगा तभी तुम अकाउंट्स पे एंट्री कर पाओगे। तो ठीक है, आप अगर प्योर फाइनेंस या अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनो, क्योंकि वो आपका कोर पार्ट है, वो दिमाग वाला पार्ट है। लेकिन मार्केटिंग सेंस भी बिल्डअप करो, कंपनी में जरूरत पड़ने से उसको सजेस्ट कर सकते हो, कंपनी आपका आइडिया ले सकता है, क्योंकि सेल जाके कंपनी चलेगा। इवन मार्केटिंग, MBA इन मार्केटिंग करके भी ना लोग मार्केटिंग करने में मजा नहीं है, क्योंकि वो मार्केटिंग को भी समझा ही नहीं। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इंश्योरेंस का सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत ही मैंने माथा खराब करने वाला काम है, क्योंकि लोगों को समझाना सबसे मुश्किल का काम होता है ना सर? नहीं होता समझाना मुश्किल का काम, होता है कि नहीं होता? सर आप समझाते हो बोल के आपको पैसे नहीं सर, मैं जेन्युइनली ये चीज फील किया। अब वो देखो मेरा कुछ नेचुरल एबिलिटी है कि मैं समझा देता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन सीरियसली समझाना एक बहुत टफ काम।
जो जानता है या जो नहीं जानता, क्योंकि समझा के देखो पता लगेगा। हम लोग बचपन में बोलते थे ऐसा कि तुमको समझाना और हाथी को पैंट पहनाना इक्वल हो। ठीक है, मैंने सीरियसली किसी को कि कोई चीज समझाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन यही खेल है सर, यही मार्केटिंग। मार्केटिंग में अगर आप तुम समझा सकते हो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इट्स पॉसिबल। बट समझाना आना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं मैं समझा नहीं सकता, अरे नहीं, कोई बोल के समझाता है, कोई एक्टिंग करके समझाता है, कोई लिख के समझाता है, कोई आर्टिस्टिक चीज थ्रू से समझाते हैं, अलग अलग तरीका। देखो मेरे को सिर्फ एक ही काम आता है, बोलना आता है, मैं उसी तरीका अपनाता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ और आता नहीं। अब जो नहीं है वो नहीं है, भगवान ने जो बोला है। मैं ड्राइंग कर, मेरा ड्राइंग तो देखेंगे आप लोग, ठीक है, मैं ड्राइंग करके कुछ समझाना चाहूंगा तो बेहोश हो जाएगा इंसान। तो वो मेरे अंदर नहीं। लेकिन मानो जैसे एक लड़की है, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, वो क्या देखे, एक ड्राइंग करता है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, 3D आर्ट करता है सर। तो वो आबिर होता है ना सर, उसको क्या बोलते हैं, आबिर ही बोलते हैं ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाल, गुलाल, है ना, गुलाल बोलते हैं। तो गुलाल लेता है और उसमें ना पूरा 3D आर्ट करके किसी भी रोड पे या फिर यहाँ कहीं पर बैठ के ना एक ऐसा आर्ट ड्रॉ कर देगा ना, आपको लगेगा कि कोई सच में रास्ते में एक गड्ढा है। सच में लगेगा कि जैसे मोदी जी और मोदी जी का माँ को बनाए थे, ठीक है, लार्जेस्ट रंगोली बोलते हैं ना, रंगोली, ठीक है, वो ऐसा करते हैं। तो अब वो बोल के नहीं समझा रहे, वो करके दिखा रहे। प्रेजेंटेशन, एनी हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। इंश्योरेंस एजेंट भी ये सब चीजें बहुत जरूरी है ना। ये देखो इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर में देखो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर देखो कितना सारा कंपनी का नाम दिया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, देख पा रहे हैं आप लोग, छोटा छोटा है थोड़ा, जूम करके देखो, देखो मैं करता हूँ। इंडिया में कितना सारा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, स्पेशलाइज्ड इंश्योरर, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब इंश्योरेंस है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी माने एक्सपोर्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग रन में गाड़ी जाएगा, जहाज जाएगा, कहाँ डूबेगा कहाँ मरेगा पता नहीं, है ना। तो वो तो जेन्युइन इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करवाना ही है। बिना इंश्योरेंस का तुमको, इवन अब सोचो, अगर आपका कार का इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो पुलिस वाला आपको चार्ज नहीं करता रास्ते पे। इंश्योरेंस कहाँ है, क्या पता आगे जाके किसी को ठोक दिया तो, है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा बड़ा कंपनी है सर, इसका नाम तो बहुत सुने, बजाज अलियंस, भारतीय आक्सा। ये आक्सा जो है फॉरेन है। चोलामंडलम साउथ में है सर। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरल बिग बाजार वाला जो कंपनी है ना उसका है। बिग बाजार जिस कंपनी का पार्ट है उसी का है, फ्यूचर रिटेल उसी का है, फ्यूचर जनरली। HDFC अर्गो, ICICI लॉम्बार्ड, इफको टोक्यो, जापान का साथ, ठीक है, L&T जनरल इंश्योरेंस, लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस, मैग्मा HDI, रहेजा, रिलायंस, रॉयल सुंदरम, SBI जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस। मुझे याद आ गया, फिर से शेयर मार्केट याद आ गया। कोरोना के टाइम पे मैं कुछ इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाया था सर, बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया था, जैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे एक था HDFC लाइफ, कोरोना के टाइम पे लोग भर भर के इंश्योरेंस किया था, ठीक है। इवन मैं उस टाइम पे काफी लोगों को सजेस्ट किया था, करवा लो सर, एकदम चुपचाप। मुझे आपको मजाक नहीं कर रहा, देखो आप दिखाता हूँ मैं आपको, याद आ गया सर। 2020 में देखो, यहाँ गिरा था ना, कितना चल रहा था, 440, तो देखो कहाँ चला गया था विद इन 1 डेढ़ साल में, 400 का चीज 700। HDFC लाइफ, SBI लाइफ तो गजब का रिटर्न दिया था, तब LIC मार्केट में नहीं थी, तब LIC मार्केट में नहीं थी। LIC तो अभी कुछ दिन पहले ही आया, 1 साल हुआ। ये देखो SBI लाइफ का तो गजब ग्रोथ है। देखो कोरोना यहाँ पर 2020 मार्च 633 चल रहा था, रुकने का नाम ही लिया सर। देखो चलता गया चलता गया चलता गया। इससे क्या समझ में आ रहा है सर, इससे ये समझ में आ रहा है कि इंश्योरेंस में लोगों को डर बढ़ा है और इसलिए इसका बिजनेस बढ़ा। अरे लोग डरेगा तब ना इंश्योरेंस करेगा, इंश्योरेंस करेगा तो इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो इसमें आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लोगों को इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का शौक होता है, मेरे को शेयर में। तुम डरोगे
मेरे को डर नहीं लगेगा, मैं शेयर देखूंगा। तरीका है सिर्फ, आप जो तरीका आपको समझ में आए। ठीक है, इंश्योरेंस भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फैमिली बच जाए। लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस समझ में नहीं आता, आप ये समझ लो, लेकिन उसके लिए इंश्योरेंस तो समझना पड़ेगा। अब देखो यही चीज है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर थ्योरी बोल के 4 पॉइंट पढ़ के निकल जाओगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या चीज है। इसीलिए बीकॉम करके, एमकॉम करके, एमबीए करके बैठा हुआ है, रियल लाइफ एप्लीकेशन डब्बा है। जेन्युइन बात कर रहा हूँ, पूछ के देख लो। क्यों? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं है कि क्या पढ़ा। मतलब एक आईआरडीए का एक नोट भी आपको क्या सिखा सकता है? अगर किताब में देखोगे तो एक पेज है हर बुक्स के अंदर, लेकिन यही एक पेज आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है। नहीं दिया क्या? बोलो आप, नहीं दिया? कि अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आइडिया होगा तो आपको इंश्योरेंस सेगमेंट का हर चीज पता लगे, इंश्योरेंस भी पता लगे, आप लोगों को उसका एडवाइस भी करवा सकते हो। अगर आपको इंश्योरेंस पसंद नहीं है, जैसे मुझे इंश्योरेंस पसंद नहीं है पर्सनली, शायद थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो हो जाएगा, नॉर्मल बात है सर। लोग डर जब से लगता है ना, जैसे 35 क्रॉस करूंगा, 40 क्रॉस करने जाऊंगा ना, फिर इंश्योरेंस का चिंता है। अभी जैसे माँ बाबा की नहीं चिंता होता है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का होता है सर। लेकिन कुछ देर बाद अपनी फैमिली के लिए बुढ़ा हो रहा हूँ, इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। लेकिन अभी जब से मोटा मोटी फाइनेंशियल नॉलेज आया है, सीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद, तब से दिमाग में चले इंश्योरेंस करके पैसा को क्यों फालतू, कब मरूंगा, कब मिलेगा, इससे अच्छा है कि नहीं शेयर में डालते। तो ये इंश्योरेंस में भी शेयर है, ये समझने के लिए तो इंश्योरेंस जानना चाहिए ना, आईआरडीए को जानना चाहिए, तब ना पता चलेगा। इसलिए उस टाइम पे मैं काफी लोगों को सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने काफी प्रॉफिट किया, मेरे को भर भर के स्क्रीनशॉट भेजा था, सर देखो सर देखो। मुझे चलो कंग्रेचुलेशन। किसी का पैसा मिलता है ना, अच्छा लगता है। मैंने अगर सिंपल बात है, अगर किसी की जिंदगी में एक वैल्यू एडिशन होता है, ये वैल्यू एडिशन है। जैसे आज स्टॉक मार्केट का क्लास चल रहा था, उस दिन हमने कुछ टॉपिक पढ़ा, शॉर्ट सेलिंग बोल के कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट गिरने में भी पैसे कमा जाओ। तो उस दिन मैं एग्जाम्पल दिया कि पुराने बैच में एक लड़का था, मैं पढ़ाता रहता था, वो सुन लेता था पहले ही 2 मिनट में, फिर मेरे सामने बैठ के ही प्रॉफिट करके मेरे को जाने के टाइम पे दिखा के जाता था, और सब कुछ जनता था कि सर तो अभी पढ़ाया, और वो बैठे बैठे उसी टाइम पे प्रॉफिट किया, और सबको जाने के टाइम पे स्क्रीनशॉट दिखा के जा रहा है। ठीक है, तो वो ये बात, ये आज दो लड़का था, उन लोगों को ना थोड़ा सा पेंच किया, मैंने बात चुभा। आज मेरे सामने बैठे बैठे जोमेटो में एक जन ने 150 टका कमा के दिया, और एक लड़का 200 टका किसी ने शॉर्ट सेलिंग करके, फिर मेरे को बड़ा प्राउडली दिखा के जा रहा है, देखो खुशी मिलता है कि अगर ये नॉलेज का काम है। जैसे 10 मिनट में एक जन ने 150 कमाया, 10 मिनट में, और एक 10 मिनट में एक दिन 200 कमाया, 10 नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा इसको। लेकिन मार्केट मैंने वो समझ गया ये गिरेगा, और जैसे ही वो समझ गया गिरेगा, फिर लगा दिया शॉर्ट सेलिंग, कमा लिया। क्या करा वैसे? 200 टका कोई ऐसे देगा क्या? पापा पॉकेट मनी भी नहीं देगा, देता है? 10 मिनट में 200 टका पॉकेट मनी। चलो सर चलो, तो आई होप समझ में तो आ रहा होगा। कहाँ चला गया भाई? अरे ये वाला पेज कहाँ चला गया? हाँ। इसीलिए ये जो कंपनी का लिस्ट है ना, ये लिस्ट नहीं है, इससे भी आप अपना फाइनेंशियल नीड पूरा कर सकते हो। समझ गए सर? मुझे कैसे याद आया, ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये एसबीआई लाइफ पढ़ाने टाइम मेरे को याद है। बाकी नाम एक बार थोड़ा दे दो, मैक्स बुपा, ये फॉरेन कंपनी, सिग्ना टीटीके फॉरेन है, एपोलो म्यूनिक, समझ नहीं आ रहा है सर? एपोलो इंडिया का है, म्यूनिक फॉरेन का है, रेलिगेयर, स्टार हेल्थ, पब्लिक सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस सरकारी है, लाइफ इंश्योरेंस में, और प्राइवेट सेक्टर में इतना सारा देखो, पढ़ लेना प्लीज एक बार ना, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। नाम याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम में नाम नहीं पूछेगा, नो डाउट नहीं पूछेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है, इंश्योरेंस सेगमेंट में कौन कौन है, क्या क्या कर, तो ये एक्चुअली आईआरडीए का ओवरऑल एरिया है। चलो थोड़ा किताबी बात देख लेते हैं। आईआरडीए एक्ट आया था 1999 में, अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया बिसाइड ए मैक्सिमम फॉर इक्विटी 26। बाद में वो चेंज होके रिसेंटली 74 हो गया सर। ये देखो 49 का डेटा दिया है,
2021 का डेटा यहाँ पर नहीं दिया, रिसेंटली 74% हो चुका, ऑलरेडी बता दिया ना क्या सर? हाँ, IRDA रोल इज टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जिसका जो पॉलिसी कर रहा है उसका राइट को प्रोटेक्ट करना, एंड दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिस्पांसिबल फॉर रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ दिस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी to protect interest and the secure fair treatment of policyholders, to bring about speedy and orderly growth of the insurance industry, including annuity and superannuation payment. Annuity क्या होता है? Annuity क्या होता है सर? बोलो। What is annuity? टाइम वाले बताने पे मैम ने नहीं करा, फिर कैसे भूल जाते हो? क्या खाया आज? चावल या रोटी? रोटी। कैसी याद है? सर एन्युटी क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज में एक सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट डालते रहते हैं ना, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, जैसे मानो एवरी मंथ 10,000, एवरी ईयर 10,000, ऐसे करके भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, तो वो एन्युटी है। फिर लास्ट में जाके वो एन्युटी का एक कंप्लीट अमाउंट हमको दिया जाता है। पेंशन फंड में भी सिमिलर होता है, गवर्नमेंट एक पेंशन फंड दे देता है, फिर उसमें से जिसका भी पेंशन चलेगा मंथली उनको पेमेंट करेगा, ठीक है? तो इस तरह का चीज होता है। बैंक में होते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। आप हर महीने एक आरडी अकाउंट बनाते खुद डिपॉजिट करते जाओगे, फिर बैंक बोलेगा 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको इतना मिलेगा, ठीक है? ये देखो, फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, किसके लिए? पब्लिक के बेनिफिट के लिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज द पहला इंडस्ट्री जिसकी एलआईसी ये इंडिया को सेव करना सिखाया। ये जो हम लोग सेविंग करते हैं ना, ये इंश्योरेंस कंपनी है जो सेविंग करना सिखाती है, तो भी डरा के। ऐसे लोग सुनता नहीं है, मरने का डर दिखा है बस। To save, promote, monitor and enforce high standard of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates. To ensure speedy settlement, ठीक है? यानी जैसे मानो आप इंश्योरेंस भरते जाओगे, लेकिन कंपनी जब जरूरत पड़े, जब एक्चुअल क्लेम आएगा, मानो किसी का डेथ हो गई, ठीक है, तो क्लेम के लिए जाना है, तो उसको भी सेटलमेंट करना है। कंपनी का क्या भरोसा है, प्राइवेट कंपनी कभी भी मुकर सकता है, लेकिन कोई तो अथॉरिटी होना चाहिए ना कि जो आपके बिहार में बात करे, तो उसको भी डर होना चाहिए कि भाई अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सरकार आके हमको जेल में डाल सकता है, मेरे को पेनल्टी कर सकता है, तो वो डर होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का मेन काम यही होता है, रेगुलेट करना। ये जो हम लोग रास्ते में बोलते हैं ना, देखो कैसे है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, ठीक है, कोई किसी को भी जोर जोर से गाड़ी चला रहा है, कोई मानो जोर जोर से साउंड सिस्टम चला रहा है। अगर रेगुलेशन सही रहेगा ना तो हर चीज मेंटेन रहेगा। गवर्नमेंट बस इतना करे, एक रेगुलेशन मेंटेन करके चलो, उसको और कुछ नहीं करना। तुम बस लोगों को डिसिप्लिन बना के दिखाओ, यहाँ वहां थूकना नहीं, थूकोगे तो पेनल्टी करेंगे। रास्ते में कहीं पर भी गंदा मत करो, तो इंडिया भी एक टूरिस्ट हब बन जाएगा। छोटा छोटा गली भी टूरिस्ट हब बन सकता है, साफ सुथरा रखो ना, टूरिस्ट ऐसे ही आएगा। लेकिन इंडियंस का क्या है, जिधर देखो कचरा करके रखता है। ये कैनल, किस्टपुर कैनल, पहले ये कैनल से लोग बांग्लादेश जाता था वोट करके, मजाक नहीं कर रहे। ये वाला प्रमाण भी दे सकता हूँ तुमको, बैसाखी है ना, बैसाखी ब्रिज है ना, बैसाखी ब्रिज के पास जाओ, वहां पर देखना अभी भी एक घाट है जहाँ पर वो बोट को बांधा जाता था, अभी भी है। सीमेंट का, अभी सीमेंट में थोड़ा सा उसको चेंज किया, बट अभी भी है। यही खाल पूरा एकदम यहाँ से एकदम जेसोर तक जाता है, जेसोर बांग्लादेश। बड़ा बड़ा नौका आता है। जो लोग पहले मानो कि बांग्लादेश में ढाका में ससुराल है लड़की का, तो तब तो मानो 1930s 20s के टाइम पे गाड़ी नहीं होता था ना सर, ऑयल तो बाद में आया है, गाड़ी कहाँ था? तो ऐसे बोट करके एक ही दिन में सुबह मानो ढाका में बोट में चढ़ा, केस्टपुर कैनल होके यहाँ पर आके उतर गए। सुबह सुबह 5 बजे छोड़ेगा तो शाम को 5 बजे इधर आ जाएगा। अभी भी ये कनेक्टेड है बांग्लादेश के साथ स्टिल।
ये जाके पूरा गिरेगा एकदम, इछामती रिवर है मूसीराट के पास, मूसीराट में इछामती रिवर में चला जाएगा, इछामती से फिर वहां से बांग्लादेश का कैनल पकड़ लेगा। क्या हालत करके रखे हैं, क्यों ऐसा हालत क्यों करेंगे? अच्छा अगर ये साफ सुथरा होता है, यहाँ पर एक सुंदर पार्क बनता है, फिर उस पार्क को ब्यूटिफिकेशन करके यहाँ पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, मच्छर का भी चिंता दूर हो जाता है। मच्छर भगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है, फिर उसके लिए केमिकल डालने पड़ रहे हैं, उसके पीछे भी तो खर्चा आ रहा है, ऊपर से वो केमिकल से लोगों को कैंसर हो रहा है। मैंने एक को बचाना चाहते इसका, लेकिन तुम कैनी को साफ करवाओ, लोगों को एडुकेट करो, बेसिकली रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करो, बस इतना नहीं कर सकता, इतना तो करके दिखाओ, बाकी कुछ नहीं करेंगे, जॉब क्रिएशन कुछ नहीं करेंगे, बस एक रेगुलेशन, मिशन स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी, समझ गए सर? तो बेसिकली इंश्योरेंस अथॉरिटी का काम यही है। अच्छा, ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस बता दिया आपको, ये देखो स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स, माने बेसिकली जो वैल्यूअर होते हैं ना सर, एक्चुअलीज, उसका काम क्या है? सर्वे करना, फिर उसको वैल्यू करना, फिर उसके ऊपर बेस करके लोगों का क्लेम को फुलफिल करना। Promoting efficiency in the conduct of insurance business, promoting regulating professional organizations connected with the insurance and reinsurance business। ये सब मैं उस पर्टिकुलर चार्ट में ही आपको बता दिया है ना। ये सबाई बुझते पारছে, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग भी थोड़ा सा मुझे बता दो सर। भूमिशा, मानसी, सोमनाथ, शुभंकर, क्लियर तो सबको? यस सर। Yes, ठीक है। ये देखो ये जो भी चीज है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया। देखो levying fees and other changes for carrying out the purpose of this act, calling for information from undertaking inspection, conducting inquiry, investigations, including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries, हर चीज को मैनेज करना, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ रेट, एडवांटेज, टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन व्हिच बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड, माने इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस है। इंश्योरेंस अकाउंट मेंटेन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, और इंश्योरेंस कंपनी का फंड कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, यही पैसा स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है सर, यही इंश्योरेंस का पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, वो अपना रिटर्न कमाते हैं। नहीं तो वो उस पैसे को लेके वो क्या करते हैं, ये जो हम लोगों को पैसा बाद में देता है कहाँ से देगा, उसके लिए उनको भी तो इन्वेस्ट करके कमाना पड़ता है ना। उनके पास फाइनेंशियल टीम है, टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टीम ऑफ सीए है, टीम ऑफ सीएमए है, टीम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो लीगल मैटर में देखता है, टीम ऑफ वैल्यूअर है, फिर जाके वो मार्केट में उसमें इन्वेस्ट करता है, फिर उसमें रिटर्न कमाते हैं, फिर हम लोगों को नॉर्मली 4-5%, तो मरने के बाद बहुत होता है, लेकिन मरते मतलब जब तक मरते नहीं है तब तक 4-5% ही हार्ट नहीं होती, इससे ज्यादा नहीं होता। डेथ के बाद इंश्योरेंस में बहुत लाभ है, पर डेथ से पहले इंश्योरेंस में कोई लाभ नहीं, लेकिन फिर भी लोग करेंगे। यहाँ पर देखो सर, रोल ऑफ IRDAI एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर, तो IRDAI also act as a business facilitator. First, it takes steps to regulate and develop insurance industry in the country. Secondly, it serves as an authority to protect the interest of the insurance policyholders and create confidence among them. Thirdly, IRDAI disseminates a lot of information for the benefit of policyholders and also for educating the general public about the advantage of getting insurance policies and keeping them. ऐसे हर किसी को एक इंश्योरेंस रखना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ, भले ही मैं कितना भी बोलूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, एक इंश्योरेंस तो होना चाहिए कंफर्म। The essential observations regarding the role of non-funding institutions, अच्छा यहाँ पर देखो RBI, SEBI, CCI, IRDAI, सबका डिफरेंस को शॉर्ट में दिया है। ये तो इतना तो रीड करे लोगे ना, हाँ सर, ये तो रीडिंग हो जाएगा। चार्ट क्वांटिटी में बता दिया आप लोग को, हर एक का काम समझा दिया, हर एक का रूल समझा दिया, हर एक का एसेंशियल मैटर समझा दिया। अब थोड़ा सा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। नाबार्ड के बारे में तो पहली बात हो चुका था, कोई भी डाउट होगा मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ
एक दूसरा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज हैं प्लीज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इस बार ना अभी बिजनेस एनवायरनमेंट या कमर्शियल नॉलेज के ऊपर एक टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद ना मैं थोड़ा सा एक टॉपिक है टर्मिनोलॉजी, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा बात करूँ, टर्मिनोलॉजी पे और डिफरेंट कंपनी बोल के कुछ है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात करें, फिर हो जाएगा। बिजनेस नहीं हमारा है। ठीक है सर, आज इतना ही है, ओके। बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा, फिर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।